हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आईसीटी का पोर्शन है जो पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 2 साल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि अभी एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ऑन ब्लॉकचेन रिलीज की गई थी मेती के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्ट्रेटजी रिलीज की है ब्लॉकचेन पे, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था। वैसे भी ब्लॉकचेन बिटकॉइंस के कारण न्यूज़ में ही रहता है। बिटकॉइन है, दैन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इन सारी चीज़ों के कारण ये न्यूज़ में रहता है। तो ब्लॉकचेन के बारे में हम समझेंगे, कैसे काम करता है ब्लॉकचेन, क्या होता है। तो जो हमारा जो पुराना जो सिस्टम हुआ करता था, क्या होता था, लेजर का जो सिस्टम हुआ करता था, लेजर या बही खाते, लेजर, उनमें क्या है, हम एंट्री डालते थे, रिकॉर्ड करते थे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। तो वो सारा ट्रांजेक्शन्स वो एक लेजर में हम डालते थे, इंक्लूड करते थे। हम अभी भी डायरी में लिखते हैं ज़्यादातर इनफॉर्मल लोग। तो ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन क्या है, ये एक डिजिटल लेजर है जहाँ पे हम डिजिटल लेजर जहाँ पे हम डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, डेटा को रिकॉर्ड करेंगे किसमें, ब्लॉक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें ब्लॉक्स में, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, जैसे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 1 2 3 4 5। तो ये ब्लॉक्स में इसमें डाटा को इंक्लूड किया जाता है। तो ब्लॉकचेन क्या होगी, एक डिसेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया। जो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो एक बंदे के पास नहीं, एक कंप्यूटर में नहीं होता है, जबकि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर में स्टोर होता है डेटा। जो भी हम डेटा सेव करेंगे वो ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर, ऐसे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में उसको डेटा को हम सेव करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ठीक, जिसको 2009 में जब बिटकॉइन आया था तब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। माना जाता है कि संतोषी नाकाटोमा जो बंदा था उसने उसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसमें टेक्नोलॉजीज लाइक क्रिप्टोग्राफी का यूज भी किया जाता है। देन इसका जो ब्लॉक होता है, इसमें आप देखते हैं, आगे देखते हैं किस काम करता है ये सिस्टम। हाँ, ठीक, जब भी हमें ये देखो कोई ट्रांजेक्शन कराना होता है, जब हमें कोई ट्रांजेक्शन कराना होता है, जैसे कि मेरे को ट्रांजेक्शन कराना है, मैं ए बंदा हूँ और मेरे को ट्रांजेक्शन कराना है, तो मैं इसे ट्रांजेक्शन इनिशिएट करूँगा। फिर इसमें क्या है, ये एक नेटवर्क में जाएगा जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में इसमें ये जाएगा। ये लोग हैं जो डाटा को वैलिड करेंगे कि ट्रांजेक्शन करना है, मेरे को ट्रांजेक्शन करना है, तो इसकी बात की अनुमति देंगे, तो यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊँगा। ये लोग इसको रिव्यू करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो रिव्यू करके फिर ये वैलिडेट करेंगे। तीसरे स्टेप में मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसको ये लोग वैलिडेट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक नया ब्लॉक इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये ब्लॉक चेन है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। इस फोर्थ पॉइंट में वेरिफिकेशन एंड, जब उस सब ने पीयर टू पीयर, सब बंदों ने जो जिसके पास जो डाटा को वेरीफाई करने का इसमें सिस्टम होता है, उन लोगों ने वेरीफाई कर दिया तो एक इसमें नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉकचेन के अंदर इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी या ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अब इस ब्लॉकचेन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर पीछे वाले की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये 1 ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, तो जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर जो डेटा तो रहेगा ही, जो ट्रांजेक्शन करना है मेरे को वो डेटा तो रहेगा ही, डेटा रहेगा, प्लस उसमें पीछे वाले ब्लॉक की
लास्ट वाले ब्लॉक की लास्ट वाले का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो उसका नंबर रहेगा, बेसिकली उसका एड्रेस रहेगा। तो हम फिर तीसरा करूंगा तो मैं तीसरे वाले में दूसरे का इन्फॉर्मेशन रहेगा, फिर चौथे में तीसरे का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो ये क्या है, फिर यदि मैं इसमें से तीसरा हटा दूं, मैं बाई चांस चुरा भी दूं, मैं इसमें से तीसरा उड़ा दूं, डिलीट कर दूं, तो बाद में देखने वाले को पता चल जाएगा कि पहले के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद चौथा है। तो क्योंकि चौथे की इंफॉर्मेशन तीसरे में थी, चौथे थर्ड गया है तो थर्ड की इंफॉर्मेशन सेकंड में फोर्थ में थी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो डेटा है वो लीक हुआ है या डिलीट हुआ है। तो ये इनकरप्टेबल सिस्टम होता है, इसको करप्ट नहीं किया जा सकता है, जिस कारण इसको करप्ट नहीं किया जा सकता। ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है, बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। तो अभी हमने देखा ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ठीक। फिर हमने देखा हैश हैश होता है, जो ब्लॉक में जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं, हैश, ठीक। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है पिछले ब्लॉक की होती है, वो होती है सारी कुछ। इसलिए हमने देख लिया कि इनकरप्टेबल कैसे काम होता है, वो भी देख लिया। ब्लॉकचेन, ठीक, कैसे डेटा ऐड होता है, वो सब कुछ देख लिया हमने। फिर कुछ एक नीचे दिए हुए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हैं, कौन कौन से, जैसे कि हाइपरलेजर है, कॉस्मोस है, पोल्ट कोटर, देन रेड बेली, इथेरियम, ये सारे क्या हैं, ब्लॉकचेन के कुछ प्लेटफॉर्म हैं। यदि आ सकता है दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस टर्म आर सीन इन न्यूज, देन दिस इज व्हाट, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। देन जो अभी नेशनल ब्लॉकचेन पे स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। फिर है उसमें डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। फिर हमें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर हमें क्या है, सर्विस डिलीवरी है वो ट्रस्टेड सोर्स से हो, ट्रस्टेड, उसकी क्वालिटी सर्विस डिलीवरी हो, इस सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक। दैन ये हम देख चुके हैं, इसमें इसको वेरीफाई किया जा सकता है, ये भी देख लिया। हाँ, तो इसमें समन ट्रांजेक्शन देन इट्स P2P नोड में जाएगा, P2P जिनको कंप्यूटर्स को नोड बोलते हैं, फिर एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा ट्रांजेक्शन हम देख लिया, ठीक है। ब्लॉक बिटकॉइन होता है ना, अब बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन की अपनी कोई इंटर्नसिक वैल्यू नहीं होती है, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, नो इंटर्नसिक वैल्यू। जैसे कि एक रुपया है, रुपया 10 रुपये का नोट है या फिर 100 रुपये का नोट है, उसकी भी अपनी इंटर्नसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट उसके पीछे है, गवर्नमेंट की बैकिंग है। बिटकॉइन के पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो बिटकॉइन की कोई वैलिडिटी यानी कि गवर्नमेंट की इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, दैन ये केवल वर्चुअल है, ठीक। ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, एक बंदा इसको कंट्रोल नहीं करता है, बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो हम देखेंगे किस किस में क्या है एप्लीकेशन है। तो बिटकॉइन की तरह फेसबुक एक अपना सिस्टम बना रही है, फेसबुक क्या बना रही है, फेसबुक जिसको अभी नाम चेंज करके मेटा बोल दिया गया है, वो बना रही थी, लिब्रा बना रही थी, इसकी लिब्रा, ये इसकी करेंसी थी फेसबुक की, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी बोल दो इसको, वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी, लिब्रा। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, 4-5 इसका एक ग्रुप बनाया गया है, लिब्रा एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें से अमेजन है, 2-4 कंपनियां और इन्वॉल्व है। तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे डिजिटल जैसा रुपया होता है, डॉलर होता है, उसी हिसाब से उसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और बिटकॉइन में जो नंबर था, बिटकॉइन का जो नंबर था वो फिक्स है, एक फिक्स है, नंबर तक ही इशू किए जा सकते हैं। उसमें बिटकॉइन में क्या है, इसीलिए इनबिल्ट इन्फ्लेशन होता है। तो बिटकॉइन में क्या है, इनबिल्ट इन्फ्लेशन, एक फिक्स नंबर ही है,
उसके बाद में इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। बिटकॉइन के लिए आपको ऐड करने के लिए हाई पावर सिस्टम चाहिए होता है, जिसके लिए उससे माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग मतलब कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तभी आपको बिटकॉइन मिल सकता है, नहीं तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे क्या है, ब्लॉकचेन मॉडल्स। पब्लिक मॉडल हो सकता है या प्राइवेट मॉडल हो सकता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मॉडिफाई करके हम दो तरह के मॉडल बना सकते हैं। एक तो ओपन सोर्स मॉडल है जो पब्लिक के लिए तुरंत पूरा खुला हो, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता हो, जिसमें से सारे को डिसीजन कंसेंसस से हो, जो कि ट्रूली डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं और कंसेंसस से काम कर रहा है, जैसे डेमोक्रेसी काम करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डिसीजन है एक ट्रांजेक्शन होना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगने वाला वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि प्राइवेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि करेंसी को आरबीआई कंट्रोल करता है इंडिया में, उसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो ओनली ऑथराइज यूजर विल बी अलाउड टू इट। इसमें एक स्पेसिफाइड नोड बनाई जाएगी जो ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेगी। देन पार्सली डिसेंट्रलाइज होगा ये, इसमें ट्रांजेक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। मैथ्रिकल आ सकता है, सेलेक्ट विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड। तो इसमें लैंड रिकॉर्ड का ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, किसको ज़मीन बेची है, किसको खरीदनी है, उसमें सब इंक्लूड किया जा सकता है। जो सर्टिफिकेट्स हैं, फेक सर्टिफिकेट्स को रोका जा सकता है इसमें, क्योंकि ये सारा ओपन नेटवर्क में होगा तो सबको अवेलेबल होगा। तो कौन से किस बंदे ने कब डिग्री ली थी, कौन से कॉलेज से ली थी, तो सारा कुछ उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली जो हेल्थ के रिकॉर्ड हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। नोटरी वाला हो गया, इसमें फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को भी कर सकते हैं, कौन सी दवाई कहाँ से निकली, कितने समय के बाद एक्सपायर हुई, वो सब कुछ पता चल जाएगा। देन इंश्योरेंस में का यूज़ किया जा सकता है। देन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ कर सकते हैं, कितनी पावर आ रही है, कितनी जा रही है। दैन ड्यूटी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ई वोटिंग में तो एक बंदा वोटिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। दैन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल एविडेंस बेस्ड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल लाइफ मैनेजमेंट, चिट फंड को ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसके सारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ये आपको ढंग से पढ़ने हैं। दैन तो ब्लॉकचेन पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एनआईसी बना रही थी। गवर्नमेंट इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जिसमें से एक यही एनआईसी बना रही है। फिर नीति आयोग ने इसका एप्लीकेशन के नीति आयोग ने फर्टिलाइजर्स के लिए नीति आयोग प्लस नर्मदा फर्टिलाइजर्स है, नर्मदा गुजरात में, नर्मदा फर्टिलाइजर्स गुजरात में, नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी कैसे देनी है ब्लॉकचेन का यूज करते हुए, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। दैन तेलंगाना भी इसको रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करेगा। तेलंगाना में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन का यूज किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, तेलंगाना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहा है, और गोदावरी वैली या ये नर्मदा वैली है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए यूज करेगी। दैन प्रेसिडियोर प्रिंसिपल्स, ये किससे रिलेटेड है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। इतना आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, ब्लॉकचेन से। किसने दिए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल, उसने ये प्रिंसिपल्स दिए थे। इसमें जो यूजर्स का राइट होता है, यूजर्स राइट्स के बारे में बात की गई है। इसमें 16 राइट्स होते हैं यूजर्स के, उनके बारे में बात की गई है। तो अगला है वो क्या है, एल सल्वाडोर पहला कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का स्टेटस दिया है। तो एल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर का स्टेटस दिया है बिटकॉइन को। कौन से कंट्री ने, एल सल्वाडोर। लीगल टेंडर यानी कि वो लीगल करेंसी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, लीगल टेंडर। तो रुपीज इज लीगल टेंडर। तो इसमें हमने देख लिया बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो कि पीयर टू पीयर सिस्टम को काम करती है वेरीफाई करने के लिए। दैन इसको करने के लिए माइनिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी हमने देख लिया कैसे बिटकॉइन को कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब एडिट करते हैं। वेब 3.0 क्या है, वेब 3.0 है, ये इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट हो जाएगा।
डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब 3 में होगा। ठीक है, तो अभी जो इंटरनेट है वो हमारी इंफॉर्मेशन है कुछ एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट या फिर अमनसीज हैं, जैसे कि फेसबुक का हमारा डेटा किसके पास जा रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है, गूगल के पास जा रहा है, दैन अमेजन के पास जा रहा है, सारा डाटा इन्हीं कंपनी के पास जा रहा है, बिग बिग कंपनीज के पास। तो हमारा जो डेटा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा जो डेटा अपना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये लोग जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्विटर पे कभी किसी को ब्लॉक कर देते हैं वो लोग, कभी किसी को हटा देते हैं, फेसबुक वाला कैसे ही हमारा डाटा को बेच देता है, यूज़ कर सकते हैं। तो इससे डेटा है वो इन कंपनियों के पास जा रहा है। तो इस सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो इसके अंदर ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, DCO, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो डेटा को कंट्रोल करेगा। तो इसमें डेटा का प्राइवेसी का रिस्क कम हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर करेगा ये। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वेब है, इसके बारे में हम और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वेब 1.0, 2.0, 3.0 इन सब के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है वो हमारा है वो 5G से रिलेटेड है। तो 5G, इसमें G क्या रिप्रेजेंट करता है, G रिप्रेजेंट करता है जनरेशन। किसकी जनरेशन, तो ये 5th जनरेशन है इसकी, मोबाइल सेल्युलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल वायरलेस है सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इट इज 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो अभी सबसे पहले क्या आता, 1G आया था। कब आया था, 1G आया था 1980s में। देन 2G आया था, 2G 1990s में आया था। 3G आया था 2000 में। देन 2000 में हम मान लें कि रफली 2G आया था, फिर 3G आया था, फिर 4G आया है, फिर 5G आया है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आया है धीरे धीरे। तो 3G कब आया, 2000 में आया है। 1980s में 1G आया, तो 1990s में 10 साल बाद के बाद सिस्टम लगता है, तो 10 साल बाद 3G 2000 में आया है। दैन 4G आ गया था 2010 के करीब। तो 5G एक्सपेक्टेड है कि 2020 में, अभी भी चल रहा है, 2020s में आ जाएगा। तो 1G पहली टेक्नोलॉजी थी जो कि एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड थी। एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड थी। एनालॉग में कैसा होता है, ऐसा डेटा होता है वो एनालॉग। बाकी जो 2G से के बाद वाली टेक्नोलॉजी है, 2G to 6G तक आने वाली है, तो वो सारी क्या है, डिजिटल सिस्टम है। उसके अंदर डेटा इंफॉर्मेशन कैसे होती है, ऐसे होती है। ये डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल करंट का एग्जांपल है, तो डिजिटल सिस्टम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। तो 1G क्या था, एनालॉग वॉइस यूज की गई थी इसमें, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। 2G में डिजिटल वॉइस यूज की गई थी, लो स्पीड होती थी, बहुत कम होती थी स्पीड, जिसमें से हम नो डेटा, 2G में हम डेटा नहीं भेज सकते थे, 3G में फिर क्या हुआ, हम थोड़ा सा डेटा भेजना चालू हुआ, थोड़ा सा डेटा होना चालू हुआ था, डेटा और वॉइस कॉल होने चालू हो गई थी। ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया था 3G में। फिर फास्टर 3G आया था, ये मोर फास्टर 3G। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी आई, LTE आई। दैन 4G में क्या है, वोल्टे है। दैन ये सारी टेक्नोलॉजी 4G में आई थी। फिर अभी आगे आएगा वो 5G सिस्टम होगा, जो कि 4G से भी बहुत 100 टाइम्स फास्टर होगा। 5G क्या है, 100 टाइम फास्टर है 4G से। तो इसका ये फास्टर होगा, तो इसकी लेटेंसी है वो भी कम होगी। लेटेंसी क्या होती है, टाइम लेग होता है, यानी कि जो टाइम लेग, जैसे कि मैं कोई मूवी प्ले कर रहा हूँ और इंस्टेंटली चल जाए तो अच्छी बात है, वो बफर होके 2 सेकंड के बाद चले, तो उसको 2 सेकंड क्या बोलेंगे, लेटेंसी बोलेंगे। तो इसमें 5G में क्या है, लेटेंसी कम हो जाएगी। 5G के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो हम देखेंगे। तो 2G के अंदर हम क्या डेवलप कर रहे थे, GSM टेक्नोलॉजी आई थी। देन GSM आई थी। देन CDMA था, TDMA था, CDMA, वो सारी 2G के अंदर थी। फिर 3G में टेक्नोलॉजी आई थी, 4G में आई है। ठीक, 3G में डेटा यूज किया जा सकता था, ये सारी बातें हैं। ठीक, तो 4G है वो 2020 तक आ जाएगा। इसके अंदर जो बैंडविड्थ है मोर देन 1 Gbps से ज़्यादा होगी। इसकी लेटेंसी है वो 10 मिली सेकेंड से भी कम होगी। एंड इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 200 से 400
Mbps होगी। तो 5G की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? मोर देन 1 Gbps इसकी बैंडविड्थ होगी। जो लेटेंसी है वो 10 मिली सेकेंड से भी कम होगी। 1 मिली सेकेंड कितना होता है? 10⁻³ सेकेंड। तो इतना बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये 4G 3G एंड 6G का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो 4G की बैंडविड्थ होगी वो कितनी थी? 200 Mbps थी। इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 5G की? मोर देन 1 Gbps। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, इंटरनेट फास्ट होगा। इसकी जो लेटेंसी थी तो वो कम हो जाएगी, 20 से 30 मिली सेकेंड थी, तो उससे कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 6G के अंदर और भी कम हो जाएगी, इसका 1/10 रह जाएगी। 6G के अंदर लेस देन 1 रह जाएगी। देन एवरेज स्पीड है तो उसकी 4G में कितनी थी? 25 Mbps आती है, स्मॉल Mbps है Mbps। एंड 5G में 200 से 400 Mbps की स्पीड आती है, 200 से 400। तो 5G 3 बैंड्स में काम करता है। 5G है वो 3 बैंड्स में काम करता है। कौन कौन से बैंड्स में काम करता है देखते हैं। 5G 3 बैंड्स में, लो बैंड, मीडियम बैंड एंड हाई बैंड। तो 5G करता है लो बैंड, मीडियम बैंड एंड हाई बैंड। तो लो बैंड की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 100 Mbps लो बैंड। देन इसके बीच में है जो हाई बैंड है उसकी स्पीड कितनी जा सकती है? मोर देन 20 GB/सेकेंड। ये MB/सेकेंड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाला है वो है इंटरमीडिएट या फिर मिड बैंड जिसकी स्पीड है वो 100 Mbps से लेके 20 GB तक के बीच की है। तो लो वाले का स्पीड कम होगी, इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। बाकी वाले का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा, ड्राइवरलेस कार्स और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है 5G के, हम देखते हैं अभी। तो 5G के एप्लीकेशंस हैं, दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़। और एप्लीकेशन के बारे में बात कर लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इसका, स्मार्ट ग्रिड बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। दैन व्हीकल्स, कनेक्टेड व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार हमें चाहिए होगी, इंटरनेट चाहिए होगा इसको चलाने के लिए। दैन इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, सब कुछ, लाइव सर्जरी, दिशा टेक्नोलॉजी, सब कुछ से किया जा सकता है। कनेक्टेड सेंसर्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा कुछ इससे डिपेंड होगा, इंटरनेट पर डिपेंड करेगा। तो ड्रोन्स, कहाँ ऑपरेशन कराना है, कहाँ डालने हैं, सारी एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज किया जा सकता है। प्रिसाइजिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ। देन ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेट 4.0 का इसमें, इंटरनेट 4.0, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में इसका यूज होगा। 5G इज फाउंडेशन फॉर फ्लेक्सिबल बिजनेसेस में इसका यूज होगा। ठीक है, तो सारा बिजनेस में हम देखते हैं, डिलीवरी सब कुछ से हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, रोबोटिक्स में हो जाएगा। दैन वेयर हाउसेज, ट्रेसेबिलिटी, लॉजिस्टिक नेटवर्क में। तो ये सारे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। दैन एलिवेटिंग एक्सपीरियंस में इसमें देखो वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैन एक्सटेंडेड रियलिटी, सेंसरी, दैन टीचिंग में है तो हो जाएगा। इंटरनेट का जितना एप्लीकेशन है उसका, हाई स्पीड इंटरनेट का एप्लीकेशन सब जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो 5G पे एक कमेटी बनाई गई थी, हाँ, वी आर डेवलपिंग 5G। ठीक है, हाँ, तो 5G पे हमने एक कमेटी बनाई थी 2017 के अंदर 5G को डेवलप करने के लिए। उसका नाम क्या था? A.J. पॉलराज कमेटी। ये किससे रिलेटेड है? 5G से रिलेटेड है। ठीक, फिर 6G से एक कमेटी रिलेटेड है, उसका नाम आपको बताएंगे अभी आगे। देन 5G को प्रमोट करने के लिए 5G इंडिया फोरम बनाया था। किसने? 5G इंडिया फोरम। ये बनाया गया था, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बनाया था 5G को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे इसको जो दिक्कत आ रही है वो सारी रिजोल्व कर देंगे। देन एंड टू एंड इसको टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग करने के लिए भी बनाया गया था। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के अंदर आई थी, वो भी क्या है? 5G को प्रमोट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि 4G के अंदर 2 टेक्नोलॉजी थी। फोर जी में 2 टेक्नोलॉजी थी,
LTE एंड वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? LTE में क्या था कि 4G जब डेवलप हुई थी तो वो डेटा ओनली टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, डेटा ओनली, उसमें से केवल डेटा ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। ठीक, तो फिर जो कॉल हमें करनी पड़ती है तो वो कैसे करें भैया कॉल? तो कॉल किया जाती थी 2G और 3G से की जाती थी, 2G और 3G का नेटवर्क से इसको कॉल किया जाता था अलग से राउट करके। जब फिर कुछ दिन के बाद में वोल्टे डेवलप हुआ, VoLTE, इसको बोला जाता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके अंदर क्या होते हैं, जो हम वॉइस कॉल करते हैं तो वॉइस कॉल को एक डेटा के पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेटा के पैकेट में। फिर जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है वैसे ही इसको ट्रांसफ़र किया जाता है लाइक ए डेटा। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? वोल्टे, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक, तो इसको कॉमनली जो 4G को बोला जाता है 4G LTE बोला जाता है, एंड डेटा के अंदर पैकेज करके हम इसको LTE नेटवर्क में भेज देते हैं। LTE में हम डेटा ट्रांसफ़र करते थे ओनली LTE में डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है ये, से ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे कॉल। ठीक, ये हो गया। फिर हमारा जो टॉपिक था क्या था, ये हो गया 60 पे कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देख लेते हैं। अभी इंटरनेट के बारे में बात करें, इंटरनेट से ही देख लेते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो बनाते हैं इंटरनेट को। ठीक, तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या होता है? इसमें हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम क्या है, ये अर्थ है हमारी अर्थ, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट कितने होते हैं, 160 से 200 के बीच में, 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें क्या है, हम एक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करते हैं जो कि धरती पे लगे हुए एंटीना के साथ कनेक्ट करता है। ये एंटीना है A1 A2, इनके साथ कनेक्ट करता है और सीधा डायरेक्ट इसमें इंटरनेट देता है। ये काम कैसे करता है? ये इतनी बड़ी सर्विस होने के लिए क्या है, यहाँ से धरती से इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम तो चाहिए होगा जो कनेक्ट करेगा, तो वो सब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा ये लो अर्थ ऑर्बिट सिस्टम का यूज़ करेगी, यानी कि धरती के पास रहेगा तभी तो डेटा एक्सटेंड कर सकेगा। तो इसमें VSAT सिस्टम का यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट वाला इसमें यूज़ किया जाता है। दैन इसमें यूज़ कैसे करते हैं, देखो ये जो डेटा है यहाँ से धरती पे, ये सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में है, और धरती पे क्या है, ये ग्राउंड नोड्स होती हैं। ग्राउंड नोड जो से सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी, वो इस सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी, उसमें एंटीना लगा होता है, एंटीना नॉन, ठीक है। तो वो इससे कनेक्ट करेगी और डेटा ट्रांसफ़र करेगी। तो अब हमें यहाँ पे इंटरनेट चाहिए होता है, तो हम सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे लेंगे? पहले जाएगा सैटेलाइट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक, यहाँ पे ग्राउंड नोड है, पहले ये ग्राउंड नोड के पास जाएगी, ग्राउंड नोड से यहाँ पे ग्राउंड नोड है, ग्राउंड नोड से हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो किसके पास जाएगी? सैटेलाइट के पास। फिर सैटेलाइट किससे लेगा इंफॉर्मेशन? नीचे आएगा सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन, ये मैसेज नीचे आएगा किसके पास? इंटरनेट के पास। इंटरनेट के पास आएगा तो इंटरनेट धरती पे ही है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वापस उसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, वापस सैटेलाइट यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएगा इंटरनेट से, फिर हमें वापस दे देगा। तो ये सिस्टम है वो 2 वे सिस्टम है, 2 वे सिस्टम, इसलिए ये थोड़ा स्लो भी होता है। तो इसमें जो है स्टारलिंक कंपनी है वो डेवलप कर रही है, स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड बना रही है कंपनी। उसमें वो स्टारलिंक है वो लगभग कितने 12,000 सैटेलाइट्स लगा रही है लो अर्थ ऑर्बिट में, 550 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो 12,000 सैटेलाइट लगा के पूरी धरती पे इंटरनेट देने का प्लान बना रहे हैं। तो इसमें जो लेटेंसी रहेगी वो कितनी है, 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी रहेगी, नॉर्मल इतनी है। ठीक है, इसमें जो स्पीड आ सकती है वो 1 GB से बोल रहे हैं कि आ जाएगी, परंतु कितनी आएगी नहीं पता है। तो इसके अलावा जो सिस्टम है स्टारलिंक का कौन सा हो जाएगा,
स्पेसएक्स हो जाएगा। स्टारलिंक किसका है? सैटेलाइट बेस के लिए कंपनीज बनाई गई है, स्टारलिंक सिस्टम है, वो है स्पेसएक्स का है, स्पेसएक्स। दैन कूपियर किसका है? कूपियर है वो अमेजन का है, अमेजोन। देन वन वेब किसका है? ये आप मेरे को बताओगे वन वेब किसका है। एक इंटरनेट सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस देगा जो, ये किसका है ये बताना है। तो ये टू वे सिस्टम है, ये हमने देख लिया। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें देख चुके हैं। स्टारलिंक वाला देख लिया, ये देख लिया। दैन इसमें जो है चैलेंजेस, इसके फ़ायदा क्या हो जाएगा? इंटरनेट चीप हो जाएगा, इजी टू यूज़ हो जाएगा, फास्टर देन द नॉर्मल DSL से फास्टर हो जाएगा। दैन एमरजेंसी के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं। जब फ्लड आ जाता है या फिर सुनामी आ जाता है तो हम नॉर्मल जो अपना सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा वो काम करता रहता है। तो उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी रहेगी इमरजेंसी सिस्टम के दौरान। दैन इसमें चैलेंजेस क्या है? इसमें स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि दूर से आ रहा है ना, तो इसमें हाई लेटेंसी बढ़ जाएगी। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम आएगा। दैन इट कैन, जो इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हो जाएंगे तो वो हमारे स्पेस ऑपरेशन को भी खराब कर सकते हैं। तो स्पेस जंक बढ़ सकता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ कंपेटेबल नहीं होगी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो सभी जानते हैं, जैसे कि क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट जैसे घर में हम अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, इसका किसी को पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, तो वो क्या है, एक टाइप का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी है, हॉटस्पॉट बना के। दैन ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर ली हैं, ये भी डिस्कस कर लिया है। दैन 5G टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो बैंड है, ये 5G टेक्नोलॉजी एयरलाइन सेफ्टी के लिए कैसे थ्रेट है, इसमें ये बताया गया है। तो जो 5G का जो बैंड है, जिस बैंड में 5G ऑपरेट करती है, उसमें एयरलाइन भी ऑपरेट करती है। तो ये माना जा रहा है कि 5G के अंदर जो बैंड होगा, एक ऐसा इसमें फ्रिक्वेंसी का जो पर्टिकुलर बैंड होता है, उसमें से एक बैंड इसी का भी है, एयरलाइन वाला, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो डेटा आएगा तो वो एयरलाइन के डेटा के साथ इसमें इंटरफेरेंस करेगा, तो इसे डिस्टर्ब कर सकता है, तो यानी कि इसका ऑपरेशन एंडेंजर कर सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हम 5G का थोड़ा टारगेट फ्रिक्वेंसी बैंड उससे अलग रख लें, इसको एक्सक्लूड कर दें, तो वो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम होता है, वो क्या होता है, वो 10 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होता है। ये ज़्यादा फास्ट होता है, माना जाता है कि 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करता है ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता मेरे को इसके बारे में। आगे चलते हैं। ये 6G पे इनोवेशन ग्रुप बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक 6G पे पैनल बनाया है, जिसका नाम क्या है, के राजारमन ग्रुप। के राजारमन ग्रुप जो क्या है, इनोवेशन ग्रुप फॉर 6G है। ये इनोवेशन ग्रुप फॉर 6G। इस पैनल का नाम क्या है, के राजारमन पैनल। 5G के लिए कौन सा पैनल था? 5G के लिए AJ पॉलराज पैनल। ब्लॉकचेन के लिए कौन सी कमेटी थी? ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, 80 गर्ग कमेटी ब्लॉकचेन से रिलेटेड थी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जो इनोवेशन ग्रुप है वो किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है 6G का डेवलप करने के लिए, के राजारमन पैनल। ठीक, अभी इनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, जो हम बात कर रहे थे कि फ्रिक्वेंसी बैंड में कौन सा कितने में काम करता है। देखो, विजुअल लाइन होती है, विजुअल फ्रिक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, 375 से लेकर 680 नैनोमीटर तक होती है। डन, ये जो है वो 470 से 750 मान लो, या फिर 375 से इतनी होती है। ये इससे थोड़ा सा कम होती है। 2G और 3G है, वो कितने के बीच में काम करती है? 2G से लेकर 4G काम करती है, वो 700 मेगाहर्ट्ज़ से 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करती है। 700 से लेकर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करती है। फिर ये सारी नॉन आइजिंग रेडिएशन है, 6G वाले तक है। देन 5G काम करती है 3.4 से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। इसी के बीच में एयरलाइन भी काम करती है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी बैंड है 5G का क्या है, 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़, 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़। 6G का इससे थोड़ा बड़ा होगा, 6G का 66 से 95 गीगाहर्ट्ज़ होगा। 6G एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम ये रखा गया है, एक्सपेरिमेंटल वाला
95 गीगाहर्ट्ज टू 3 हर्ट्ज। देन दीज आर द आयनाइजिंग रेडिएशन, ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बताया गया। तो ये आयनाइजिंग होती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रेज होती है। देन अगला टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस ह्यूमंस में क्या होती है? इंटेलिजेंस क्या है? डिसीजन लेने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता। ठीक, तो यही इंटेलिजेंस हम केस में डालेंगे, मशीन्स में डालने की बारे में बात कर रहे हैं। तो मशीन क्या है? वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले या फिर कोग्निटिव डिसीजंस ले, वो सोच समझ के निर्णय करे, वो पावर उनको दे दें हम मशीन को, तब उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन को कैसे पावर देंगे? जैसे कि एक बच्चा होता है, किड है, वो कैसे सीखता है? सबसे पहले ABC सीखता है, ABC, फिर उसके बाद में उसी के भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है। तो हम उसको क्या सिखा रहे हैं? ABC एज ए फॉर्म ऑफ डेटा। ABC क्या है? एज ए काइंड ऑफ डेटा। उसी तरह से एक रोबोट को कुछ डेटा फीड करवाया जाएगा और उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा जिससे ये लर्न कर सके। तो इससे ये लर्न करके अपने आप काम करेगा। फिर जैसे कि उसमें फोटोज डाली जाती है तो उसमें वो सिलेक्ट कर देगा किस तरह की फोटोज हैं। तो मशीन लर्निंग, यहाँ से मशीन है वो दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, यानी कि डेटा के एक्सपीरियंस से लर्न कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग एंड एग्जीक्यूट देम इन रियल टाइम सिचुएशन। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब एक ब्रॉड थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी के अंदर एक पार्ट है मशीन लर्निंग, इसका पार्ट है मशीन लर्निंग। इस पर पूरा कोर्स भी कराया जाता है इंजीनियरिंग में। देन इसी का एक पार्ट है डीप लर्निंग, बहुत सारी टेक्निक्स होती है इसी से रिलेटेड है। देन इनमें से ही एक होता है जो कंप्यूटर न्यूरॉन को सर्च करता है, उसको बोलते हैं ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को स्टडी करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। जैसा हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है बॉडी का, उसी से ही एसिमुलेट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उसको रेप्लिका किया जाता है। देन अगला टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन से। विजिबल लाइट में हम कौन सा यूज़ करेंगे? विजिबल लाइट यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम हम अभी देखे थे कितना है? 375 गीगाहर्ट्ज से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या है? एक LED होती है, इसमें एक LED बल्ब होता है जिससे डेटा भी ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो डेटा इन फॉर्म लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, लाइट की फॉर्म में। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? एक सिस्टम होता है, ये LED बल्ब लगा हुआ है ये, ठीक। यहाँ से एक सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम है जो डेटा जो आ रहा है उसको लाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर उसको जैसे करंट जाता है, LED के अंदर करंट जाता है वैसे ही डेटा जाएगा, जैसे करंट जाता है वैसे ही डेटा जाएगा। फिर LED से वो डेटा है बाहर आएगा लाइट वेव की फॉर्म में, लाइट वेव की फॉर्म में। फिर उन लाइट वेव को कैप्चर करने के लिए एक डिवाइस, ये जो है रिसीवर होता है ना, फिर हम रिसीवर होता है, ये एक रिसीवर है नीचे, जो डेटा को हमारा जो डिवाइस होती है जो कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, वाईफाई से मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन एज द रिसीवर काम कर रहा है। उसी तरह से एक रिसीवर लगा होगा जो डेटा लेगा। तो वो रिसीवर में क्या है? एक फ़ोटो डिटेक्टर सिस्टम होगा जो लाइट वेव को कैप्चर करेगा। ये लाइट वेव को कैप्चर करेगा और इसको डेटा में कन्वर्ट कर देगा, लाइट वेव को डेटा में, इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम इसको इलेक्ट्रिकल डेटा या डिजिटल डेटा 10 की फॉर्म में यूज़ होता है वही, फिर उसको फिर हम एम्पलीफाई करके प्रोसेस करके इसमें कंप्यूटर में अपने को यूज़ कर लेंगे डेटा को। तो ऐसे ये लाइट सिस्टम काम करता है, विजिबल लाइन कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा सिस्टम था वो लाइट फिडेलिटी बेस्ड सिस्टम था। तो लाइट है, ये लाइट फिडेलिटी सिस्टम है, तो ये लाइट पे काम करेगा। तो ये कैसे? एक बंद कमरे में ही काम करेगा ना, जहाँ तक लाइट जा रही है वहीं तक काम करेगा। अब मैं दीवार लगा दूँ तो दीवार के क्रॉस लाइट तो नहीं जा सकती,
तो ये इधर काम नहीं करेगा, इस दीवार के इधर काम नहीं करेगा, दीवार के उधर ही काम करेगा। तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के साथ नहीं होता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, क्योंकि जो करंट आता है हमारा उसमें बहुत सारा बैंड होता है, वो खाली होता है, उसमें डार्क बैंड बोलते हैं उसको, वाइट स्पेस बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर्स में उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें इल्यूमिनेशन और डाटा ट्रांसफ़र दोनों एक साथ होते हैं एलईडी से। ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ ली हैं। दैन ये जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है, लाइ-फाई, यानी कि लाइट फिडेलिटी। लाइ-फाई टेक्नोलॉजी है इसका नाम, लाइट फिडेलिटी। ये इसी से काम करती है, ऐसे ही जिसे हमने देख लिया अभी। तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली लाइन ऑफ साइट, इसके लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एडवांटेज क्या हो जाएगा लाइफ इस सिस्टम का, अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी क्योंकि डेटा लाइट की फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे हम ये मोबाइल टावर नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे लाइट तो पहुँच सकती है, लाइट तो हर जगह पहुँच सकती है रूम में, लेकिन रूम में टावर तो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अंडरग्राउंड सिस्टम में इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं पहुँच पाए वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। एंड तो वाईफाई जो यूज़ करता है, वाईफाई और ब्लूटूथ सिस्टम है वो क्या यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ दोनों क्या है, रेडियो वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। जबकि लाइ-फाई है, लाइ-फाई टेक्नोलॉजी ये 2011 के करीब डेवलप हुआ था। ये यूज़ करता है लाइट वेव, लाइट वेव हमने भी देखा है, ठीक है। जो पल्स वाली लाइट है इसमें यूज़ किया जाता है। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो नाम से क्या पता चल रहा है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स का, बहुत सारी थिंग्स का इंटरनेट है। तो वैसे तो नॉर्मल इंटरनेट किसका होता है, कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे, इसमें कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर की जगह मैं ऐड कर दूँ थिंग्स, थिंग्स में क्या हो सकता है, थिंग्स में क्या ऐड कर दूँ मैं, जैसे कि मोबाइल ऐड कर दिया फिर मैंने, ठीक है, कंप्यूटर की जगह मोबाइल, फिर मैंने कार ऐड कर दी। तो ऐसी कोई भी ऐसी थिंग जो डेटा को ले सके, ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसफ़र करने के काबिल हो, तो वो कम्युनिकेट करने के काबिल हो, वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फिर। यानी कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस लग जाए, रोबोट हो जाए, रोबोट में मैंने ऐसी डिवाइस लगा दी, चिप लगा दी, तो कि वो डेटा ले सके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए कनेक्टेड एम्बेडेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस विच आइडेंटिफायर्स। इसमें हर एक जो डिवाइस का हो एक आइडेंटिफायर होगा, जैसे कि आईपी एड्रेस होता है, वो सब कुछ इसमें होगा। तो इट इज़ ए सीमलेस कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस विथ आइडेंटिफायर्स होगा, यानी कि आईपी एड्रेस, विच मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, ये इंटरनेट हो रहा है, एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरवेंशन इज पॉसिबल, इसके अंदर ये ह्यूमन इंटरवेंशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें वर्चुअली इसमें कनेक्ट किया जा सकता है, तो इसके साथ कनेक्ट कर सकता है। दैन इसमें सेंसर्स सॉफ्टवेयर के साथ इक्विप किया जा सकता है, ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा कर सकते हैं, डिवाइसेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। ये क्वेश्चन पूछा आया था, डेफिनेशन दिया आया था, डेफिनेशन आया था इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, पूछा जा चुका है। अभी इससे क्या रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किस में हो सकता है, बहुत सारी यूज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। होम्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्मार्ट घर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एसी का जो स्मार्ट है कैसे काम करता है, एसी ऑटोमेटिकली काम करे, हमें जरूरत ना पड़े एसी को बताने के लिए। वहाँ पे ऐसे सेंसर लगा दें कि कब ठंडा होना है, कब गर्म होना है, कब लाइट आए, कब लाइट जाए, ऐसे सिस्टम, सारे सिस्टम उसमें ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज से, ये सारे उसमें, जैसे ऐसी खिड़कियाँ हों हमारी जो कि कितनी लाइट आनी है, कितनी सुबह के टाइम कितनी आनी है, सनराइज के टाइम, दैन शाम के टाइम में कितनी लाइट उसको बंद करना है, सारा कुछ सिस्टम उसी से हो। दैन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, क्वांटिटी कंट्रोल के लिए, दैन ऑटो डिज़ाइन में, स्मार्ट पार्किंग में, स्मार्ट ट्रैफिकिंग में, एग्रीकल्चर में, जैसे कि ऐसी सिस्टम लगा दें हम, ऐसे सेंसर लगा दें जो कि एक क्रॉप को कितना कब पानी चाहिए, कब नहीं चाहिए, कब उसका ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाए, ऐसे सेंसर जो ह्यूमिडिटी को ट्रेस करे। फिर उसमें ऐसे भी सेंसर लग सकते हैं कि उसमें पेस्ट से रिलेटेड है, मिलिट्री से जो है पेस्ट अवेयरनेस है, थ्रेट एनालिसिस, मेडिकल में तो ऐसे कि कौन से पेशेंट का जो सब कुछ पेशेंट को एक ऐसे डिवाइस सेंसर लगा दे कि उसका कौन सा
जैसे यूज ही होता है पेशेंट पे, तो और ऑक्सीजन के लिए कब उसका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये सारी बातें इससे चेक हो सकती है। इन्वायरमेंट में भी हम सेंसर लगा दें कि वो फायर डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलार्म फायर लग गई तो अलार्म तो बच जाए। एंड वेदर प्रेडिक्शन, थेफ्ट प्रोटेक्शन, इन्वेंटरी कंट्रोल, ये सारा इसमें इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ हो सकता है। देन हमने देख लिया ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे करता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एम्बेडेड सिस्टम जिसमें सेंसर का यूज़ करता है। तो दिस डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट इज़ पॉसिबल विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मिसिंग टू मिसिंग इन कम्युनिकेशन। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बेटर हो जाएगा, कन्वीनियंस बेटर हो जाएगा। चैलेंजेस क्या है, इससे डेटा ब्रीच हो सकता है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑन ऑपरेशन क्या आ सकती है, ये सारे इसके चैलेंजेस भी हैं कुछ कुछ। देन अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। कहाँ पे बनाया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कहाँ पे है, बेंगलोर में बनाया गया है, बेंगलोर। आंध्रा गवर्नमेंट है, आंध्रा एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हब बना रही है, IoT हब। देन नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 वाली हैं, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग को प्रमोट करने के बारे में बात कर रही थी। फिर गवर्नमेंट ने 100% ऑटोमेटिक रूट से FDI अप्रूव कर दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर 100% ऑटोमेटिक रूट से अप्रूव कर दिया गया है, 100% FDI। ये सारे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करने के लिए। अभी एक नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कंसेप्ट है, वो हम देखते हैं। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये एक नैरो बैंड में काम करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है जो नैरो बैंड में काम करेगा। ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है, BSNL प्लस एक कंपनी है स्काईलो टेक, इन दोनों ने मिलकर ये बनाई है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को हम LPWAN टेक्नोलॉजी बोलते हैं। LPWAN टेक्नोलॉजी दैट इज लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इस टेक्नोलॉजी को, नैरो बैंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, तो ये लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम देख चुके हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर नैरो बैंड का यूज किया गया है, नैरो बैंड, नैरो बैंड। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऐसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है जिसको कम डेटा की जरूरत हो, लेस डेटा, बहुत कम डेटा की जरूरत हो, उन डिवाइसेस को यूज किया जाता है। और जिस कम डेटा की जरूरत होगी तो थोड़ा कम काम करेगी, तो वो लो बैंडविड्थ पे काम कर सकती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। ये जो डेटा है इसमें 2G के साथ भी काम कर जाएगा, लो डेटा पे काम करेगी तो 2G 3G 4G इन सब के साथ काम कर सकती है ये टेक्नोलॉजी। और इट डज नॉट ऑपरेट ऑन LCD कंस्ट्रक्ट पे काम नहीं करती है, इट कैन ऑपरेट विद, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, GSM के साथ भी काम कर सकती है यदि टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जाए, LTE के साथ भी काम कर सकती है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इन सब के साथ काम कर सकती है टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स। अभी ये नैरो बैंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका क्या फ़ायदा क्या है, इसमें कनेक्शन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसके कारण जो है डीप एरिया, यानी कि घर के अंदर हम बेसमेंट वाले एरियाज में यूज कर सकते हैं हम, इसके अंदर पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। दैन ईजी इसको डेवलप करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, इसके अंदर कम पावर वाली डिवाइसेस यूज हो जाती हैं, लेस पावर चाहिए तो इसकी बैटरी के जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगी, 10 ईयर तक इसकी बैटरी का लाइफ टाइम यूज किया जा सकता है। दैन ये सिक्योर एंड रिलायबल होगी क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करेगी। तो ये एक नैरो बैंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि BSNL और स्काईलोटेक ने डेवलप किया था। इसको लो पावर्ड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ दिस। इसको कनेक्ट, it does not have to necessarily be connected to the internet because it can be also be a network of things हो सकता है। ये सारी बातें हम इसका देखते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फायर अलार्म, जो इंटरनेट ऑफ थिंग का एप्लीकेशन है वो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा।
देन अगला जो टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटावर्स। मेटावर्स, यदि आपने मूवी देखी है कौन सी, मैट्रिक्स, तो आप जानते हो कि मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर हम ह्यूमंस को कैसे दिखाते हैं, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अवतार्स। अवतार्स होते हैं यानी कि कार्टून से होते हैं, जो कि हर एक बंदे से अवतार, मेरा एक अवतार हो जाएगा, आपका एक अवतार हो जाएगा, बी का अलग हो जाएगा, राम का अलग है, सीता का अलग है, देन कृष्ण का अलग हो जाएगा। वो सारे मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे इस वर्चुअल वर्ल्ड में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करेंगे। वो ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ये एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहाँ से आप मार्केट में भी घूम के आ सकते हो, वर्चुअली सारा टूर कर सकते हो, पूरा वर्चुअल। तो इसके लिए आप ये मूवी भी देख सकते हो मैट्रिक्स। इसके अंदर वो पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में घूम जाता है, दिमाग में सब कुछ चलता है। तो इसके लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, ये अपने आप नहीं दिखेगा, इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस मेटावर्स को यूज़ की जाती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ है ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीडियो आउटपुट, इन सारी टेक्नोलॉजीज पे ये बेस्ड है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम बनाया गया है मेटावर्स, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहाँ पे ह्यूमंस को अवतार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अवतार क्या है? अवतार एक जिसमें ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे एक आईडी है ये, जैसे कि फेसबुक की आईडी होती है वैसे ही अवतार एक इसकी आईडी होगी। तो ये सिस्टम है वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबल होगा। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या दिखा हुआ है। तो अभी एक स्टडी थी जो कह रही है कि इंडिया इज अमॉन्ग टॉप 5 कंट्री जिसका इंटरेस्ट है मेटावर्स में। तो फेसबुक ने अपना नाम क्या कर दिया था? मेटावर्स कर दिया था, मेटा कर दिया था मेटावर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स आर रेफर टू दी ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स एंड एप्लीकेशन होते हैं दैट सेट अप इन दी वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड होता है जो कि जैसा कि गेम्स में होता है वर्चुअल वर्ल्ड में। तो व्हाट इज मेटावर्स? तो मेटावर्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी including virtual reality, augmented reality, video, where user live within a digitally enhanced surrounding। यहाँ पे एक यूजर को फील आती है कि डिजिटली इनहांस सराउंडिंग में वो रह रहा है। दिस टेक्नोलॉजी करंटली कौन डेवलप कर रहा है? एप्पल, गूगल एंड अमेजन, ये लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो आगे देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो इसमें इट कनेक्ट द पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन ए मल्टीपल इन्वायरमेंट। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक पूरा ही वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाएगा, वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे डिजिटल गेमिंग में खेलते हैं, गेमिंग में डिजिटल वर्ल्ड कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि पॉकेमैन गो हो गया, पॉकेमैन गो, वहाँ पे एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया जाता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी हो जाएगी, इसके कारण जो डिस्टिंक्शन होगा रियल और वर्चुअल का वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अंदर ये बताया गया है कि 7 लेयर्स ऑफ मेटावर्स है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट, तो इंटरनेट एज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट होगा तभी तो काम करेगी। उसके लिए 5G 6G तभी तो उसके लिए डेवलप कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। फिर उसका ह्यूमन इंटरफेरेंस है, यानी कि ये बन गया सिस्टम, नेट की कनेक्टिविटी आ गई, फिर ह्यूमन तो होना चाहिए जो उसको चलाने के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होगा, तो वेब बेस्ड सिस्टम होगा, ब्लॉकचेन। इट कैन बी ऑन WW3 वेब बेस्ड 3.0 पे भी हो सकता है। देन स्पेशल कंप्यूटिंग, इसमें 3D वर्चुअल रियलिटी ये सारा यूज़ कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन क्रिएटर इकोनॉमी, जिसमें इसके क्रिएट कर सकें सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड को। तो इसमें हम फैशन शो भी दिखा सकते हैं, इसमें घर बैठे फैशन शो वर्चुअल रियलिटी में सारे कनेक्ट कर रहे हैं, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे सारे कनेक्ट कर रहे हैं। फेसबुक में तो हमें वो इतना एक्सपीरियंस नहीं आता है, तो उसमें क्या है 3D एक्सपीरियंस आएगा, एक वीडियो के अंदर ही हम चलने लग जाएंगे। पूरा वो मूवी देखने से ज़्यादा अच्छा ट्रेलर देख सकते हो आप उस मूवी का, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर ये जो 7 लेयर से याद नहीं करनी है, जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस क्या होता है मेटावर्स। देन वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी होती है कि वर्चुअल रियलिटी में इट इज़ टोटली वर्चुअल। चीज़ें क्या हैं? टोटली वर्चुअल है। जैसे कि हम कोई 3D चश्मा लगा के 3D गेम खेल रहे हैं, 3D गेम है जो टोटली वर्चुअल है, तो वो क्या है? वर्चुअल रियलिटी है। जबकि दूसरा कंसेप्ट है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम क्या करते हैं? रियलिटी को ऑगमेंट कर रहे हैं, रियलिटी को और अच्छा बना रहे हैं।
ठीक, जैसे कि किसी बंदे के पास लेग्स नहीं है, एक लेग नहीं है किसी बंदे की, एक लेग टूटी हुई है, तो उसमें हम दूसरी लेग ऐड कर दें इलेक्ट्रॉनिक्स से जो काम करे, तो उसकी जो रियलिटी क्या है इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि किसी बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें हम एक चश्मा लगा देंगे, तो उसकी क्या है रियलिटी ऑगमेंट होगी। तो वो क्या है ऑगमेंटेड रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम रियलिटी को ही और एनहांस करते हैं। इट कैन बी बाय विजुअल एलिमेंट्स लाइक साउंड्स के द्वारा, सेंसरी किसी के द्वारा, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको हम एक मशीन दे देंगे तो ज़्यादा सुनाई दे देगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी ये है। ठीक, वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल क्या है? द गेम लाइक वार ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट इज वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट ये किसका एग्जाम्पल है? वर्चुअल रियलिटी का है। ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल क्या है? पोकेमॉन गो है। देन होलोग्राम क्या होता है? होलोग्राम में हम अलग वीडियो में समझेंगे, इसके अंदर 3D इमेज बनाई जाती है लाइट वीडियो का यूज़ करते हुए, लाइट का यूज़ करते हुए। इसमें लेज़र का यूज़ करते हैं, तो इसे लेज़र डाली जाती है, 3 तरह से 3D इमेज बना दी जाती है। तो नेताजी की 3D इमेज बनाई गई थी लाइट बीम्स का इंडिया गेट पे। देन अवतार क्या होते हैं हम देख लिया, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल होता है। देन प्लेटफॉर्म, यूज़र और डेवलपर, जो जिसको डेवलप करेगा वो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे। देन फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी पिछले साल, PM वानी। ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है इससे रिलेटेड। PM वानी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये चीज़ क्या है, ये बला क्या है? जैसे कि हम पहले क्या होता थे, हम सबके घर में तो मोबाइल नहीं था, तो हम क्या जाते थे, PCO पे जाते थे कॉल करने के लिए, PCO पे जाते थे कॉल करने के लिए, PCO से कॉल करके आ जाते थे। उसी तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे PCO की जगह क्या हो, PDO हो, पब्लिक डेटा ऑफिस हो, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक, तो वहाँ पे हम जाएं और इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ। जैसे कि कैफ़े होता है, एक टाइप ऑफ कैफ़े, पब्लिक डेटा ऑफिस इस टाइप ऑफ कैफ़े यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना चाहती है गवर्नमेंट, जैसे कि PCO होता था, यहाँ पे उसका यूज़ कर सकें वाईफाई का। हम पब्लिक डेटा ऑफिस में हम वाईफाई का यूज़ कर पाएंगे, वाईफाई का। तो वाईफाई से जो पब्लिक डेटा ऑफिस होगा ना, फिर उसको कोई बंदा चला भी रहा होगा, उसको PDO चलाने वाला बंदा भी होगा, तो वो बंदा को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिसके अंदर PDO को रजिस्टर करवाया जाएगा। अब हर एक बंदे को ID दी जाएगी, जो यूज़र जाएगा उसको, यूज़र को ID दी जाएगी, यूज़र ID, जिससे वो वाईफाई से कनेक्ट कर पाएगा। और फिर वो सिस्टम में पूरा स्टोरेज ऑफ डाटा है, वो सारा पब्लिक DO के पास, डाटा जो प्रोवाइड करवा रहा है सर्विस, उसके पास डेटा चला जाएगा। वहाँ पे जो कंपनी होगी डेटा प्रोवाइड करने वाली, उसको 1 साल तक, 1 ईयर तक के लिए डेटा को सेव करना पड़ेगा। सेव स्टोरेज ऑफ द डेटा पब्लिक DO को करना पड़ेगा 1 साल के लिए। दैन इसके लिए कोई लाइसेंसिंग फ़ी नहीं दी गई है। तो ये वाईफाई को प्रमोट करने के लिए है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें रजिस्टर यूजर डिस्कनेक्ट, ये सारी बातें हैं इसमें। यही है कि वे वाईफाई को प्रमोट करेंगे, पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, क्या है, जो वेब टेक्नोलॉजी से होती है वो कैसे होती है। देखो, जो 90% जो हमें दिखाई देता है इंटरनेट पे, जिसे हम देख पाते हैं, वो कितना है, 4% है। 4% क्या है जो दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव है। जैसे कि गूगल है, गूगल पे जितना भी सामान है वो 4% में आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम सरफेस वेव। विकिपीडिया है, बिंग है, ठीक है, ये सारा क्या है, सरफेस वेव है, ये 4% होता है। फिर इसके नीचे होता है कि टेक्नोलॉजी होती है डीप वेव, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए हमें यूज़र ID चाहिए होती है। यूज़र ID होगी तभी हम ये यूज़ कर पाएंगे। तो डीप वेव होता है वो 90% कंटेंट क्या होता है, डीप वेव होता है। तो ये सर्च इंजन के द्वारा डेवलप, नोट सर्च इंजन के द्वारा पिक नहीं किया जाएगा,
इसमें मेडिकल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हम सेफली सेव कर सकते हैं। एकेडमिक डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस है जो गवर्नमेंट है, इसको हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना के उसको हम सेव करेंगे प्राइवेटली साइट बना के। उसको फिर हम जैसे कोचिंग की कोई साइट होती है, फिर उसमें पासवर्ड लगा दिया जाता है तो वो सबको एक्सेसिबल नहीं होता ना। फिर एक कंसेप्ट होता है डार्क वेब। डार्क वेब तीसरा है डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है जो सर्च इंजन से इनसे सरफेस वेब और जो सरफेस वेब और डीप वेब दोनों का हिस्सा नहीं है, इन दोनों का हिस्सा नहीं है। एंड ये जो है जो नॉर्मल ब्राउज़र है उसमें ये दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल ब्राउजिंग में ये दिखाई नहीं देगा। तो स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होता है उसके लिए, इसका नाम क्या है? टोर है। और भी एक दो ब्राउज़र हो सकते हैं। तो सारा जो ब्लैक मार्केट है अंडर इसी में चलता है। ब्लैक मार्केट है, ड्रग्स है, वो उसमें डार्क वेब का यूज करते हैं वो लोग बेचने के लिए। तो ये ओनली सर्चेबल विद डार्क वेब ब्राउज़र लाइक टोर। टोर को दूसरा नाम क्या है? द ओनियन रिंग भी बोला जाता है, द ओनियन रिंग। तो ये 6% जो वेब है वो डार्क वेब है। इलीगल जो काम है उसी में किए जाते हैं। तो व्हाट इज डार्क नेट? डार्क नेट और डार्क वेब एक ही बात है। डार्क वेब और डार्क नेट एक ही बात है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज नाइदर एक्सेसिबल विद ट्रेडिशनल सर्च इंजन से, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए होगा? टोर लाइक सिस्टम चाहिए होगा, द ओनियन रिंग, इसको एक्सेस करने के लिए। जो इलीगल काम होगा वो इसमें होगा, ठीक। तो अभी हमने देख चुके हैं, अब हमारा टॉपिक है वाईफाई से रिलेटेड। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई इज वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। वाईफाई को बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो वाईफाई इज ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइसेस सच एज ए कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट टू इंटरफेस विद इंटरनेट। तो इसे हम वाईफाई से इंटरनेट ले सकते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? वाईफाई से हम क्या लेते हैं? एक पोर्ट, ये क्या चाहिए होता है हमें? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पोर्टल चाहिए। ये क्या चाहिए होता है? अरे यार नाम भूल गया। तो इसमें क्या होता है? एक एंटीना राउटर चाहिए, राउटर, वाईफाई राउटर, ठीक है, वाईफाई राउटर। तो इसमें रेडियो सिग्नल्स 3 चीज़ों पे काम करता है। रेडियो सिग्नल जो सिग्नल डाटा को ट्रांसफर करेंगे, फिर एक एंटीना होगी और एक राउटर होगा। तो एंटीना, राउटर के अंदर एंटीना लगी होगी जो सिग्नल करेगा, जिसे हम फिर वाईफाई से, हम सभी जानते हैं कि मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल पर राउटर से कनेक्ट करते हैं, उसके पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, पासवर्ड की नहीं भी पड़ती है कभी कभी। तो ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या है डिफरेंस है? ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों क्या है? रेडियो वेव यूज करती है डेटा के लिए। तो रेडियो वेव्स दोनों की दोनों क्या है? रेडियो वेव्स यूज करती हैं। देन ब्लूटूथ है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ब्लूटूथ वाली है ये हम यूज करते हैं, ये दिख नहीं रहा है, फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए। शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ यूज करते हैं। इसकी जो 10 मीटर तक इसको यूज किया जा सकता है, 10 मीटर तक। ब्लूटूथ से हम क्या, हम सभी जानते हैं कि एक या दो डिवाइस, एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई से हम बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई की जो रेंज कितनी है? ब्लूटूथ की कितनी होगी? 10 मीटर। ब्लूटूथ की 10 मीटर रेंज है, 10 मीटर ब्लूटूथ की रेंज है। वाईफाई की कितनी है? वाईफाई की कितनी रेंज है? 100 मीटर है। 100 मीटर तक वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं हम। और लाईफाई हमने देख लिया था, लाईफाई की और ज़्यादा हो जाएगी। लाईफाई में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लाइट वेव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो वाईफाई में ब्लूटूथ में लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कम पावर चाहिए होता है ब्लूटूथ को। इसमें ज़्यादा पावर चाहिए होगी, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है इसे वाईफाई से। ये वाईफाई के बारे में थोड़ा सा बेसिकली। देन लाईफाई एंड वाईफाई के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये देख लेते हैं। लाईफाई से लाइट का यूज़ करते हुए ट्रांसफर करती है, वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज़ करती है। तो लाईफाई में इंटरफेरेंस नहीं होता है रेडियो वेव के साथ, ठीक, कोई इशू नहीं होता है, इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है रेडियो वेव। दैन तो लाइट है वो वॉल से पास नहीं होती, हम देख चुके हैं। वाईफाई अक्रॉस द वॉल पास कर सकता है। इसकी जो स्पीड है, डाटा ट्रांसफर स्पीड लाईफाई में ज़्यादा होगी, 1 GB पर सेकेंड हो सकती है। इसमें 150 Mbps तक जाती है। तो इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी हो सकती है लाईफाई में। लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज।
तो इसके अंदर केवल डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी में ही वाईफाई को यूज़ किया जा सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, 2.4। वाईफाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कौन सी होती है, 2.4 है, 4.9 है, 5 गीगाहर्ट्ज़ है। इनमें ही वाईफाई बनता है, तो इन्हीं फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो कवरेज डिस्टेंस देख लिया वाईफाई की, 10 वाईफाई की कितनी है, 10 मीटर है। वाईफाई की 100 मीटर तक हमें 32 से 100 मीटर तक जा सकती है, 32 से 100 मीटर तक जा सकती है। दैन हाई डेंस एनवायरनमेंट में काम करती है, लेस डेंस एनवायरनमेंट में वाईफाई काम करेगी। फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन अगला टॉपिक है, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन में भी हम क्या यूज करते हैं, नियर फील्ड में कितना नियर, नियर फील्ड में कितना नियर, कितना नियर यानी कि 10 सेंटीमीटर या उससे कम, या उससे कम, 10 सेंटीमीटर या उससे कम के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो कम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी हो सकता है ये, ठीक, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जो ट्रांसमिशन होती है, तो ये इंक्रिप्शन भी यूज़ कर सकता है। तो 10 मीटर और लेस वाला हो गया, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ करता है। NFC भी क्या है, रेडियो यूज़ करता है, लाइट वाला छोड़ के, वाईफाई को छोड़ के बाकी सब रेडियो यूज़ कर रहे हैं अभी तक। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक नॉर्मल कंप्यूटर पहले क्या होता था, कंप्यूट करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हम कैलकुलेटर से बढ़ के कंप्यूटर पे आ गए, कंप्यूटर से उसका और प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया डेटा की, दैन उसका जो डेटा प्रोसेस करने की लिमिटेड पावर है कंप्यूटर की, तो उससे भी फिर हम किस पे चले गए, सुपर कंप्यूटर्स पे। सुपर कंप्यूटर की भी पावर क्या है, लिमिटेड है। फिर हम किसके पास जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटर के पास जाएंगे, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जो 25,000 2.5 लाख गुना सुपर फास्ट होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर से। इनकी जो पावर होती है उसको फ्लोटिंग पावर में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स। इसकी जो स्पीड है उसमें मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं कंप्यूटिंग एरियाज में, जैसे क्लाइमेट के लिए मॉडलिंग बनाना है, देन कंप्यूटेशन बायोलॉजी के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज है, एटॉमिक एनर्जी में है, नेशनल सिक्योरिटी में है, डिफेंस में है, सिमुलेशन में है, मटेरियल में है, बिग डेटा में है, सारा जो कंप्यूटेशन काम है उसमें यूज किया जा सकता है। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम शिवा इंडिया का, परम शिवा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था हमारा। जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है हमारा वो IITM पुणे के अंदर हम इसको इस्टेब्लिश किया है, प्रत्युष को। मिहिर को हमने नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग में इस्टेब्लिश किया है हैदराबाद में। देन वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू, फुगाकू, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, किसका है, जापान का है। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि, परम सिद्धि इंडिया का फास्टेस्ट है इंडिया में। इसकी जो पावर है वो कितनी है, 210 कम, इसकी स्पीड कितनी है, 210 पेटाफ्लॉप है, पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है 210। तो ये इंडिया का फास्टेस्ट है। पहला फर्स्ट कौन सा था, वो परम शिवा था, फास्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, परम सिद्धि, ठीक। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। फिर गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था सुपर कंप्यूटर्स का मॉडल बनाने के लिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक। उसके अंदर क्या गवर्नमेंट कर रही है कि 70 हाई कैपेसिटी वाली कंप्यूटेशन लैब बना रही है, जहाँ पे हम इन कंप्यूटर को डेवलप करेंगे। तो वो कहाँ बनाई जा रही है, बिगर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT है, उन लोगों में वो सारी लैब बनाई जा रही है। तो ये जो मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस CDEC, ये दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर इंस्टॉलिंग द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाएगा,
बाय 2022 तक उसको बनाने हैं। फिर उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो नेटवर्क बन गया 70 कंप्यूटर का, 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो होगी, फिर उनको एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड में कनेक्ट किया जाएगा, जो कि डेवलप किया जा रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड वो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, उसके अंदर इसको बनाया जा रहा है। फिर इसके अंदर में ये हम हाई परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी वाली इसको डेवलप करेंगे। सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर। कौन डेवलप कर रहा है? मेती के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस सीडेक, मेती प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस सीडेक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, ये सारा इसका टारगेट था 2022 तक, अभी इस पे काम चल रहा था। देन अभी हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ, हमने पढ़ लिया। देन RFID टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। RFID इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर टेक्निक होती है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में हम देख ही चुके हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा 3D प्रिंटर के बारे में। 3D प्रिंटर क्या होता है? 3D प्रिंटर के अंदर हम इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। 3D प्रिंटर को क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर फिर हम जैसे प्रिंट से प्रिंट करते हैं, जैसे एक पेज प्रिंटर हो गया, तो इसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जाएगा। जैसे इसमें एक ईंट प्रिंट हो जाएगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेत डाल के, मिट्टी डाल के एक ईंट आ गई, फिर ईंट प्रिंट होगी, तो फिर उसका ईंटों का रखते हुए घर बना लिया जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारी ईंट इसमें जुड़ती जाएगी, फिर इससे हम घर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें एक कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे। कंप्यूटर मॉडल जो इसमें 3D प्रिंटर में जाएगा, 3D प्रिंटर से फिर वो उसको लेयर बाय लेयर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। तो कंप्यूटर में हम डिज़ाइन करके फिट करेंगे ना मशीन में। यहाँ से जो मटेरियल डेवलपमेंट है, फॉर इसको देखो 3D के मॉडल कंप्यूटर में डाला, फिर हमें ये मॉडल से जाया, फिर धीरे धीरे इसको लेयर बाय लेयर ये बोतल बनाएंगे, एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। 3D के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3D प्रिंटेड हाउस चाइना बना रहा है अभी, बहुत मेडिकल सेक्टर में डिवाइस बनाने के लिए यूज़ किया सकता है। दैन हार्ट वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ऑटो इंसर्सरी PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हमें लगाना पड़ता है, अभी उसको दे देंगे तो वो जल्दी जल्दी बन जाएगा, फास्ट काम होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, वेपन बनाने के लिए, जैसे कि 3D प्रिंटर है, जैसे कि एक गन का डालो, आप गन का डालो कंप्यूटर में, मॉडल डालो कंप्यूटर में, बटन दबाओ, वहाँ से प्रिंटर से गन निकल जाए। फिर चैलेंजेस क्या हैं? इसके कॉस्ट ज़्यादा होगी और मटेरियल भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, मैन पावर का इशू है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग अगला टॉपिक हमारा, वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो कितना करेगा? 1 2 3, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।